नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिसने भी राहुल गांधी को बेसिर पैर का बयान देने का गुरु ज्ञान दिया होगा, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्हें उसकी याद जरूर आ रही होगी। दरअसल राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमकर क्लास ली, लताड़ लगाई, पूछ लिया राहुल गांधी को कैसे मालूम कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस जानकारी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है? कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर जो टिप्पणी की है वो बेहद तीखी है। याद नहीं आता कि किसी राजनेता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी ऐसी छील देने वाली टिप्पणी की। इसका मतलब बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, राहुल गांधी की विवादित बयानबाजी देश हित में नहीं थी। उनकी बयानबाजी मनगढ़ंत और गैर जिम्मेदाराना दोनों थी और उन्होंने बयान भी एक खास रणनीति के तहत दिया था। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो सेना और देश की संप्रभुता पर विवादित टिप्पणी करने से जुड़ी हुई है। यह मामला साल 2022 का है, जब ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाके गलवान में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। चीन ने घुसपैठ के लिए पेट्रोलिंग एक्सरसाइज के बहाने अपने सैनिकों को गलवान में जमा किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने भी गलवान में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। हालात इतने खराब हो गए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गोलियां चली। उस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 40 चीनी सैनिकों को ढेर भी कर दिया था। इसके करीब 3 महीने बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और फिर 9 और 16 दिसंबर 2022 को वो विवादित बयान सामने आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज उन्हें जमकर फटकार लगी। राहुल से तब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया ने सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में न जाने क्या क्या पूछते हैं, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है, इस पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार इसी विवादित बयान पर लगाई है। पूछा है कि जब सीमा पर विवाद चल रहा हो तो क्या ऐसी बातें करनी चाहिए? राहुल ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब तो यह है कि संसद में जो कुछ भी कहा जाएगा, बयान दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर दर्ज होगा। बयान देने वाला संसद के प्रति जिम्मेदार होगा और मनगढ़ंत और गलत बयानी साबित हुई तो संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से लेकर कई तरह की सख्त कार्रवाई होने का खतरा बना रहेगा। संसद सदस्यता रद्द होने तक का खतरा बना रहेगा। सोशल मीडिया क्या है? कुछ भी बयान दे दीजिए, पलटने का रास्ता खुला है, डिलीट कर देने, एडिट करने के विकल्प हैं और यह कहकर बच निकलना बड़ा आसान है कि मेरे बयान को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसी तमाम जगहों पर जब कोई बयान दिया जाता है तो जिम्मेदारी से खुद को अलग करना बड़ा आसान होता है। राहुल ने इसी रणनीति के तहत भारत जोड़ो यात्रा में गलवान विवाद का जिक्र छेड़ा था और सेना के शौर्य और देश की संप्रभुता पर चोट करने वाली बयानबाजी की थी। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के ज़मीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई ज़मीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। और ये हाल सिर्फ राहुल गांधी का हो ऐसा नहीं है। इंडी गठबंधन के दूसरे बड़े विपक्षी नेताओं के बयान अगर आप उठाएं तो पिछले सालों से एक खास पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो जानबूझकर लक्ष्मण रेखाओं को लांघते, ऐसी विवादित बयानबाजी करते हैं जो सनातन धर्म से लेकर भारत की छवि पर सीधे सीधे चोट करती है।
ऐसे राजनीतिक बयानबाजी की वजह सत्ता से लंबे समय से बेदखल होने की खींच भी है, और ये खींच भी अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब छिप नहीं पाती, बहुत उभर कर सतह पर सामने आ जाती। इन सब की सियासत की पोल आगे खोलूंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी की बात कर लूं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच पर वो कैसे फर्जी दावे करते हैं उसे जान लीजिए। उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को कहा, चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर जमीन हड़प रखी है, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनका दावा दोगुने वाला हो गया। सुनिए 10 सितंबर 2024 का उनका बयान, जो उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिका की मीडिया के सामने दिया था। गणित का पहाड़ा आपने भी पढ़ा होगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल उसे सियासत में भी कैसे आजमा रहे हैं वो भी सुन लिया आपने। 2000 किलोमीटर के बयान को अमेरिका पहुंचते ही 2 गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल जानते हैं कि वहां उनकी बात लोकसभा के नेता विपक्ष के तौर पर सुनी जाएगी और दुनिया भर में सीधा सीधा मैसेज जाएगा। लेकिन कैसा मैसेज? भारत की छवि पर चोट करने वाला ऐसा मैसेज जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसे भारत सरकार खारिज कर रही है, उसे राहुल बगैर पुख्ता सबूत के विदेश तक में फैला रहे हैं, आंकड़ा डबल करके। गनीमत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राहुल के 4000 वर्ग किलोमीटर वाले बयान को नहीं सुनाया गया, नहीं तो राहुल को डबल डांट पड़ती। लेकिन क्या राहुल सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खाने के बाद सुधर जाएंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इसी 3 अप्रैल को जब भारत चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशन की 75वीं सालगिरह थी, राहुल ने फिर से वही राग छेड़ा। राहुल ने कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है, और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। राहुल चीन का नाम लेकर जिस तरह मोदी सरकार को बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के घेरने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उस पर संसद के मौजूदा सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी क्लास ले ली। पूछ लिया, राहुल हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं क्या? चीन के मामले में बोलने से कम अपने सियासी गुरुओं से ही पहले ट्रेनिंग ले लेते, फिर बोलते। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन भी नहीं रखते। मान कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते हैं। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को, अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते। जिस गलवान विवाद में विवादित बयानबाजी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को लताड़ लगाई, उनकी हरकतों को एंटी नेशनल करार दे दिया, वही राहुल गलवान विवाद के समय चीन के राजदूत से बात कर रहे थे। चीन से पूछ रहे थे कि चीनी सैनिकों ने भारत के कितने बड़े इलाके पर कब्जा किया और वहां क्या स्थिति है। बीजेपी ने इसी बात पर राहुल को घेरा था, पूछा था कि राहुल देश के साथ हैं या चीन के साथ उसके पाले में खड़े हुए। चीन सीमा विवाद पर राहुल जिस तरह का अजब गजब ज्ञान देते हैं, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन पहले ही संसद में चुटकी ले चुके हैं। राहुल को चाइना विशेषज्ञ, चाइना गुरु कहकर बुला चुके हैं। राहुल के लिए यह नाम सुनकर कांग्रेस के सांसद तक अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। ये मैं सोच रहा था कि आपको ये दिखाऊं जिस समय कहा गया और फिर बाकी लोगों का रिएक्शन क्या था। आपको यहां फिलहाल तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, अभी हम वो प्ले नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी को जिसने भी ये ज्ञान दिया कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरोगे, बेसिर पैर की बयानबाजी करते रहोगे, तो आपकी छवि विपक्ष के नेता के तौर पर और चमकेगी, मजबूत होगी, बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस को ताकत मिलेगी और इंडी गठबंधन में भी पार्टी का दबदबा बनेगा, उसकी सलाह पर चलकर राहुल संसद से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी भद पिटवा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल के पास मोदी सरकार को घेरने के लिए चीन के अलावा और कोई बड़ा मुद्दा नहीं? जवाब है हां। राहुल इस चक्कर में देश की छवि पर चोट करने वाली बयानबाजी छेड़ देते हैं और फिर वो सनातन धर्म पर हमला भी बोलने लगते हैं। पिछले साल 1 जुलाई को संसद सत्र के दौरान उन्होंने लोकसभा में जो बयान दिया था उसे याद कीजिए, उस पर भी बहुत बवाल मचा था।
राहुल गांधी ने तब अपने भाषण में कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर वक्त हिंसा 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 करते हैं, नफरत नफरत और नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि हिंदू धर्म में डरो मत डराओ मत का संदेश है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस हिंसा और नफरत फैलाते हैं। सुनिए राहुल का वो बयान जिसे बीजेपी ने राहुल की हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत करार दिया था, हिंदू धर्म का अपमान बताया था और राहुल से तब संसद में माफी की मांग हुई थी। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। राहुल की इस बयानबाजी का मकसद तुष्टीकरण की राजनीति को साधना था। एक खास वर्ग में यह मैसेज देना था कि सनातन के खिलाफ मोर्चा खोलने में कांग्रेस दूसरी विपक्षी पार्टियों से पीछे नहीं है, आगे है। दरअसल विपक्षी पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो या स्टालिन, इसके अलावा भी कुछ नाम ले लीजिए, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, मोदी सरकार पर हमले के लिए सब सनातन विरोधी नैरेटिव पर ही निर्भर हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सबकी सियासत अल्पसंख्यक वोट बैंक की बैसाखी पर टिकी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, यह बात खुद उसके पीड़ित बताते रहे हैं, पूरी दुनिया ने सुना है। लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बहाने विपक्षी नेताओं ने इसे खारिज करने में पूरा जोर लगा दिया। शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता संजय राउत का आज का ही बयान ले लीजिए। राउत इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा और देश भर में गोधरा पार्ट 2 कराने की तैयारी बताते हैं। यह है तुष्टीकरण की सियासत, जहां पुचकार कर वोट बैंक न सधे तो डर और दहशत का फॉर्मूला ले आओ और आजमाओ। सुनिए संजय राउत को और समझिए इस खतरनाक खेल को। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद, लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। अरे ये तो पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि जिन्होंने गोली मारी उन्होंने धर्म पूछा, धर्म की तस्दीक करने के लिए कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतार दिया, और ये पीड़ित परिवार के लोगों ने खुद बताया है। ये बात और है कि देश ने इसके पीछे की चाल को भी समझा और ये समझा कि ये आपस में लड़ाने के लिए भी किया जा रहा है और देश सतर्क रहा। लेकिन क्या इससे उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी जिन्होंने गोली मारी थी? संजय राउत का बयान आपने सुना। महाराष्ट्र की सियासत में भी बीजेपी जिस तरह दिग्गज वाली भूमिका में, बड़े भाई वाली भूमिका में आ चुकी है। पहले क्षेत्रीय दल बड़े भाई वाली भूमिका में रह रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय दल अब पिछड़ रहे हैं और बीजेपी बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी के तौर पर अपनी पहचान को और पुख्ता करती जा रही है। उससे भी बीजेपी विरोधी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब वोट बैंक बचाने के लिए होड़ है। तुष्टीकरण के नैरेटिव में सबसे आगे दिखने के लिए होड़ लगी हुई है, जोर लगाया जा रहा है और इसमें एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता से 4 कदम आगे रहने की कोशिश में है। मिसाल के लिए एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ का आज का सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखाता हूं, जिसमें अहवाड़ एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता हैं, शरद पवार के करीबी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट में लिखा, उसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने लिखा, हिंदू और सनातनी में अंतर है। सनातनी मनुवादी हैं जो दूसरों को सताते हैं, हिंदू पाखंड पर प्रहार करता है और सनातनी दूसरों को यातनाएं देता है, तकलीफ देता है। इस पोस्ट में जितेंद्र अहवाड़ ने हिंदू संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर से लेकर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सबका नाम लिया। कहा ये हिंदू थे, इन्हें सताने वाले लोग सनातनी थे। जितेंद्र अहवाड़ ने एक कदम आगे बढ़कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति महाराज शिवाजी और उनके बेटे शाहू जी महाराज का नाम लिया और दावा किया कि शिवाजी को राज्याभिषेक उनका जो जब हो रहा था
तो सनातनियों ने राज्याभिषेक को रोक दिया था और उनके बेटे शाहू जी महाराज का विरोध किया था, जबकि इतिहास बताता है कि हकीकत इससे ऐन उलट थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू जी के छत्र तले मराठा हिंदू एकजुट हुए थे और मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी तरह जिन संतों और समाज सुधारकों के नाम पर आह्वान ने हिंदू वर्सेस सनातनी का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, सनातनी उनके साथ खड़े हुए थे, उनसे अलग नहीं थे, उनकी राह के कभी कंटक नहीं बने, बाधा नहीं बने, बल्कि उन्हीं के लिए उन्होंने शासन किया, उनको पुष्पित पल्लवित करने के लिए शासन किया और ये एक तरीके से सिंबॉयटिक था। उनके खिलाफ साजिशें रचने वाले उनके विरोधी थे, जिन्हें आह्वाड़ी सनातनी का तमगा देकर अपना नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं। और आह्वाड़ की आखिरी लाइन बता देती है कि हिंदू वर्सेस सनातनी का नैरेटिव गढ़ने के पीछे इनका इरादा क्या है। इनकी आखिरी लाइन है, हिंदू जो ईश्वर के धर्म में आस्था रखते हैं और सनातनी जो ईश्वर के धर्म का उपयोग करते हैं। दरअसल संजय राउत ने जिस तरह पहलगाम हमले को लेकर तुष्टीकरण वाली सियासत की, उसके जवाब में जितेंद्र आह्वाड़ ने हिंदू वर्सेस सनातनी का नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों नेता जानते हैं कि सनातनी वोट बैंक तो मोदी सरकार के साथ है, तो हिंदू वोटरों को बांटने की सियासत नहीं की तो फिर उनकी सियासत कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि मोदी सरकार के खिलाफ सनातन से लेकर चीन विरोधी नैरेटिव में विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। विपक्षी नेता आपस में उलझकर भी उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और देश का मूड मीटर में अब ले चलता हूं आपको अगली खबर की तरफ और आपको ये दिखाता हूं कि भारी बारिश की वजह से कौन कौन सी नदियां कहां कहां पर तांडव वाले स्वरूप में हैं और कौन से वो शहर हैं जहां नदियों के पानी के बढ़ जाने की वजह से मुश्किलें लोगों को दिन रात झेलनी पड़ रही। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। देवभूमि में पहाड़ों का दरकना जारी है तो उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर रामनगरी अयोध्या तक सैलाबी संकट है। कहीं गंगा उफान पर है तो कहीं सरयू। नदियों का रौद्र रूप बेहद डराने वाला है। प्रयागराज और काशी में बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और बलिया में भी गंगा उफान पर हैं। तो कानपुर में बेहिसाब बारिश ने शहर वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वहीं बिहार में भी बाढ़ से हाहाकार देखने को मिल रहा है। मतलब चारों तरफ तबाही ही तबाही। आपको हर एक जगह के हालात ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा आज अपने शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ नगरी की, जहां कुछ महीने पहले लोगों की आस्था का सैलाब था। वहां अब चारों तरफ पानी ने बसेरा कर लिया है। गंगा किनारे घाट मंदिर सब डूबे ही डूबे। अब पानी सड़कों पर है। निचले इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। त्रिवेणी में ऐसी बाढ़ आई है कि किला घाट से लेकर झूसी तक सब बराबर हो गया है। गंगा के तराई वाले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज के असल हालात आपको दिखाता हूं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक नाव पर मौजूद हैं और यहाँ से तटवर्ती इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आप ये देखिए कि ये जो सभी जो मकान हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो पहली मंजिल है वहां तक आपको पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर दूसरी मंजिल पर एक तरीके से उन्होंने शरण ले रखी है। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये मकान डूब रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। नदी और बाढ़ तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण ये है कि इन लोगों ने जिन लोगों ने ये मकान बनाए हैं कहीं ना कहीं सरकार के नियमों की अनदेखी करके ये मकान बनाए हैं। क्योंकि आमतौर पे जो नदी होती है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही मकान बनाने के निर्देश होते हैं। एनडीआरएफ के ही एक जवान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हालात से आप लोग किस तरीके से निपट रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोग। यहाँ काफ़ी दिन से हम लोग आए हैं और 4 दिन से जब सुना है ये बाढ़ आ गया और चपट में आ गया तो हम लोग रेस्क्यू करने के लिए शुरू कर दिया। और जितना कोशिश कर रहा हूँ
जितना हो सके हम अपना पास सरकारी जो रबर बोर्ड है इसका द्वारा हम रेस्क्यू कर रहे हैं, लगातार भगवे। फिलहाल हम आपको छोटा बगहा जो इलाका है वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी जो पहली मंजिल है वहां तक पानी भर चुका है। जो लोग हैं वो घरों की दूसरी मंजिल या फिर छतों पर उन्होंने अपना जो ठौर है वो जमा रखा है। हर गुजरते पल के साथ यहाँ पर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झूसी का इलाका है और यहाँ पर देखिए कि ये नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है और ये मंदिर की जो पहली जो मंजिल है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भरी हुई है। इसके साथ ही आसपास के जो और भी मंदिर है, मठ है, वो भी पूरे तरीके से इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। आप सामने तस्वीरें देखिए कि ये मंदिर है और इस मंदिर का जो पहला मंजिल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। दूसरी तरफ ये दुकान है, ये छोटी सी गुमटी है, वो भी उसका आधा से ज्यादा जो हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। पहले बाढ़ के ऐसे हालात आप लोगों ने कब देखे थे? इससे थोड़ा कम था 2 साल पहले, लेकिन ये 1978 के बाद ये दूसरा है। 1978 में से कुछ ज्यादा थोड़ा था, हो सकता है 1978 के बाद ये पहला होगा बाढ़ इतना। लोगों को 1978 याद आ रहा है और प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दरागज, बघाड़ा जैसे कई इलाके पानी में समाये हुए हैं। संगम नगरी में 7 महीने पहले लोगों के वहां इकट्ठे होने की वजह से पैर रखने की जगह नहीं थी, अब वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि गलियों में नाव चलानी पड़ रही है। घर की पहली मंजिल कई जगहों पर पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। प्रयागराज के बघाड़ा में क्या स्थितियां हैं देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये रिहायशी इलाकों की गलियां हैं और इन गलियों में नाव चल रहे हैं। एक एक मंजिला जो मकान है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, ये छोटा बघाड़ा इलाका है, लोग नाव के जरिए आ जा रहे हैं और ये देखिए घर के बाहर जो है लोगों ने टेम्परेरी जो है सीढ़ी भी लगा रखी है क्योंकि पहला जो मंजिला है नीचे का फ्लोर वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये देखिए रोजमर्रा के जो खाने पीने का सामान है, दूध, वो बाहर की एक टेम्परेरी सीढ़ी लगाकर उसके जरिए दिया जा रहा है। घर के सदस्य हैं, ये देखिए। बताइए कितनी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बाहर एक टेम्परेरी सीढ़ी लगाकर आप लोग इसी तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं जान जोखिम में डाल के, कितनी दिक्कतें हो रही है? समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या का निदान भी हो रहा है। पार्षद महोदय द्वारा नाव भी लगाई गई है। समस्याएं बहुत हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है, बाकी सुविधाएं ठीक है, लेकिन बस यही बाहर निकलना फिर ड्यूटी जाना, ये सी बड़ी समस्या हो रही है। अच्छा, जब निकलना होता है तो फोन करना पड़ता होगा नाव भेजने की? समस्या होती है, फोन करने पे नाव आ जाती है, लेकिन बस टाइम लगता है। मेरे टाइम पे नाव नहीं आ पाती है। इसी रास्ते से होते हुए ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और जाते हैं और ये गलियां हैं, उन गलियों में आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ आपकी जहां भी नजर जा रही होंगी सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। लोग जो है नाव के सहारे आ जा रहे हैं। सलोरी, राजापुर, दारागंज, बघाड़ा, वहां के हाल मैंने आपको दिखाए। प्रयागराज के हजारों घरों में गंगा का पानी घुस चुका है। आपको संगम नगरी के एक और इलाके से रिपोर्ट दिखाता हूं जहां मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। गंगा और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये इस मोहल्ले की ये गली है और यहाँ तक मेरे लगभग घुटने के ऊपर तक पानी है और जैसे जैसे अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो और पानी गहरा होता जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो लोगों की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो जलमग्न है। सामने आप देखिए ये दुकान है, चाहे मेरे ठीक दाहिने तरफ एक मंदिर है, ये भी पूरी तरीके से पानी में लबालब है। की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को इस वक्त? सर यहाँ पे देखिए आए दिनों हर साल हर 2-3 साल में यहाँ पे बाढ़ की स्थिति नज़र आने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ के जिला प्रशासन को एक राहत बचाव कार्य के लिए कुछ
जरूर यहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी सुबह से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सर, यहाँ पे न कोई नाव की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की। आप लोग कैसे आ जा रहे हैं, जैसे इस मोहल्ले के लोग कैसे आना जाना हो रहा है? सर 2-2, 3-3 घंटे में एक बार कहीं से नाव आ रही है। अगर किसी को कोई जरूरत है तो सही तरीके से वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। अगर किसी को अपने घर पे जाना हो तो वो कैसे जाए, थोड़ा इसके लिए इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इस मोहल्ले में अब बिजली काट दी गई है। इसके साथ ही जो पेयजल की जो आपूर्ति है वो बाधित हो चुकी है। लोगों के सामने रोजगार का संकट पहले से ही खड़ा था और अब खाने पीने के लिए भी लोगों को भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के गली मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और इस बीच एक दरोगा जी सैलाब में फुल एक्शन मोड में नजर आए। प्रयागराज के दारागंज में रहने वाले दरोगा जी चंद्रदीप निषाद के घर में गंगा का पानी आप देख रहे हैं बाढ़ की शक्ल में घुस गया है। तो उन्होंने पहले फूल और दूध से पूजा की, मां गंगा का स्वागत किया, फिर उनके जल से, गंगा जी के जल से आचमन किया और फिर अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से गंगा जी में छलांग लगा दी। गंगा जी में तैराकी करने लगे। दरोगा ने न केवल इस सैलाब में डुबकी लगाई बल्कि इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। अब दरोगा जी का ये वीडियो लोगों के बीच में जमकर देखा जा रहा है। दरोगा जी ने अपने जिस घर से गंगा जी में डुबकी लगाई वहां हमारे सहयोगी भी पहुंचे और वहां के हालात जानने की कोशिश की। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संगम क्षेत्र में, जहां एक वीडियो बीते कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें एक दरोगा वर्दी पहने हुए मां गंगा को आचमन करते और पूजा करते हुए नजर आ रहा था, जिसका नाम बताया जा रहा था चंद्रदीप निषाद। हम उसी के घर के बाहर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, ये उन्हीं का घर है चंद्रदीप निषाद जी का। जो ये नीचे का आप जो इनका गेट देख रहे हैं, इसी गेट पर ही ये खड़े थे और जैसे ही गंगा का पानी जो है इनके घर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा तो यहीं पर ही वो वर्दी पहने हुए पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे थे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इनका एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो अपने घरों के अंदर तैरते हुए नजर आ रहे थे, आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही जो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर का आप ये जो खिड़की देख रहे हैं, ये दोनों खिड़की खोल के यहाँ से ये छलांग लगाते हुए भी नजर आए थे। तो ये उन्हीं दरोगा का घर है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनका गेट आप द्वार देख सकते हैं, जो गेट का जो मेन गेट है पूरी तरीके से पानी में समाहित हो रखा है। असल में ये सब कुछ आस्था की बात है, भाव की बात है। दरोगा जी के भाव ये हैं कि मां गंगा उनके दरवाजे पर पहुंची हैं। दर्शन के लिए लोग गंगा जी के पास जाते हैं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, और यहाँ गंगा जी उनकी चौखट पर पहुंची। तो पहले उन्होंने उनका स्वागत किया, उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद गंगा जी की गोद में स्नेह के गोते लगाए। और प्रयागराज के बाद एक और धार्मिक नगरी काशी आपको ले चलता हूँ। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यहाँ भी हालात प्रयागराज की तरह है। गंगा जी का पानी 20,000 घरों तक पहुंच चुका है, जबकि वरुणा नदी का पानी 30,000 घरों तक अब पहुंच गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में गंगा का रौद्र रूप आपको दिखाता हूं। काशी के सारे घाट गंगा के पानी में समाहित हो चुके हैं। घाट मंदिर तो डूबे ही, लोगों के घर और दुकान भी जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी के 34 से ज्यादा गांव, 24 मोहल्ले और हजारों लोग बाढ़ से सीधे सीधे प्रभावित हैं। गंगा ने खतरे के निशान को पार कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अब भी थमने का नाम वो नहीं ले रही। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 71.8 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है। काशी की गलियों में नाव चल रही हैं। कई घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में है और जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है उससे लगता है कि हालात और खराब होंगे। वाराणसी के सामने घाट से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। धर्म नगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों को छोड़ अब सड़कों और गलियों की ओर चल पड़ी हैं और उसके बाद क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के लंका इलाके में है और ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि बाढ़ की एक एक तस्वीर, एक एक जो रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल अगर लंका इलाके की बात करें तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से लबालब भर चुकी हैं। ये किसी नाले या फिर बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये गंगा का पानी है जो कहीं ना कहीं अब घाटों को छोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच आया है। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पे नजर आ रही होंगी कि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर लगभग 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो तमाम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, कॉलेज के लिए निकल रहे थे, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद होती जा रही हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है मुझे। अभी हर तरफ यही स्थिति है क्या? नहीं, ये सामने उधर साइड नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा पानी भर गया। ये स्कूटी में साइलेंसर दूर से आप आ रही है?
मैं आ रही हूँ परमहंस आश्रम के पास से। लगभग आप समझिए कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़कों की ये स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति कॉलोनियों की हो चुकी है क्योंकि अगर लंका इलाके की बात करें तो लंका के लगभग आधा दर्जन कॉलोनियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। वहां पर नाव चलाने की सिचुएशन आ गई है। भोले की नगरी के बाद आपको रामनगरी की तस्वीरें भी दिखाता हूं। यहां सरयू का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बेहिसाब बारिश ने भी अयोध्या नगरी की तस्वीर को इस समय बिगाड़ रखा है। राम मंदिर से कुछ दूरी पर बसे जलवानपुरा कॉलोनी की इस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। घर के कमरों किचन तक में पानी घुसा हुआ देखिएगा। ये पूरा का पूरा घर, यहां का फर्नीचर पूरा पानी में डूबा हुआ है। लोगों को अब ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। हर पल यहां लोगों के लिए अब खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां से हमारे संवाददाता ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी। यहाँ पे देखिए लोगों के घर के अंदर पानी है, लोग अपने सेकंड मंजिल पे शिफ्ट हो गए हैं। लोगों को काफी, और यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर भी हैं। देखिए यहाँ पे आप घर पे यहाँ अंदर ताला लगा हुआ है, दिखा सकते हैं ये कि लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग ऊपर छत पर जो है अपने रहने की व्यवस्था किए हुए हैं। ये पूरे घर में आप देखिए जल भरा हुआ। और इसी तरीके से अगर आगे की बात करें तो पूरी ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में अभी आप देखिए पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। और ये इनके घर के अंदर की स्थिति दिखाएंगे हम आपको। घर के अंदर की आप स्थिति देखिए, मोटरसाइकिल इनकी खड़ी है, वो पूर्ण रूप से डूब गई है। आगे अंदर जो फर्नीचर रखे हुए हैं, फर्नीचर भी सारे इनके चौपट हो रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं और की बहुत ही दिक्कतों के साथ परिवार के साथ अपना जीवन चला रहे हैं। और अंदर की तरफ चलेंगे तो दिखाएंगे जैसे आप घर के अंदर, ये पूरा घर इस समय पानी से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, इन लोगों का जो कहना है कि इस पानी की समस्या से सबसे पहली बात की बीमारी का खतरा, दूसरी जगह परिवार की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है। ये दिक्कतें यहाँ हैं तो ये सब किस तरीके से क्या करें, कैसे बच्चों को लेके रहें। एक तो हमारे पास पेट भी है, ये कुछ समझ में आया कैसे क्या करें। प्रयागराज और काशी में बाढ़ का जो प्रकोप अभी मैंने आपको दिखाया, उसकी वजह है गंगा में आया उफान। अब जरा गंगा के वेग की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। परमार्थ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, परमार्थ निकेतन। बहुत सारे लोग जो वहां गए हैं उन्होंने दर्शन भी किया है। सामने ही शिव जी की उनकी ये मूर्ति है और इस समय आप देखिए लगभग जलमग्न होने की स्थिति वहां भी आ गई है। परमार्थ निकेतन के पास गंगा जी का रौद्र रूप आपको दिखा रहा हूं। पानी का प्रचंड वेग आप यहां पर देखिए। यहां पहाड़ों से आने के बाद और अब जब समतल में गंगा जी अपने पूरे वेग के साथ आती हैं, असल में ऋषिकेश से ही उसकी शुरुआत होती है और वहां पर आप देख रहे हैं कैसा प्रचंड वेग है। लगभग सब कुछ तहस नहस अपने रास्ते में कर देना इस समय उनकी लहरें चाहती हैं, ऐसा लगता है। ऋषिकेश के सारे घाट गंगा के पानी में समाहित हो चुके हैं। जहां हर दिन आरती होती है, जहां की आरती विश्व प्रसिद्ध है, परमार्थ निकेतन की वो घाट जो है वो पूरी तरह से गंगा जी की गोद में समाया हुआ है। आपको याद होगा इससे पहले जब एक बार बहुत विकराल बाढ़ गंगा जी में आई थी, तब यहाँ शिव जी की जो मूर्ति होती थी वो गंगा जी अपने साथ ही ले गई थी। उसके बाद एक नई मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी और इस बार भी यहाँ गंगा जी का वेग वैसा ही कुछ याद दिला रहा है पहले जैसा। और देवभूमि उत्तराखंड की नदियाँ अगस्त में हो रही धुआंधार बारिश से उफन रही हैं। देहरादून के प्रेमनगर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ उफनती नदी की धार में 3 लोग फंस गए। गनीमत ये रही कि समय पर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। बीच धार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देहरादून में नदी के पास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रख रहा हूं। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए 3 आतंकी पाकिस्तानी थे। इसकी पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों ने सबूतों के आधार पर कर दी। आतंकियों और एनकाउंटर साइट से मिले 6 सबूतों से स्पष्ट हो चुका है कि 3 आतंकी पाकिस्तानी थे। तो वो लोग जिसमें कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम भी शामिल थे, जो ये कह रहे थे कि ये कैसे स्थापित होता है कि वो लोग जिन्होंने वहां गोली मारी थी पहलगाम में वो पाकिस्तानी थे। अब उनको ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में एनकाउंटर साइट से सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर ID कार्ड समेत और भी कई सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सबूतों को पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे NADRA कहते हैं, उससे मैच किया। सबूत के तौर पर मिले वोटर ID, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी डिटेल से मैच हो गए हैं। इनमें सैटेलाइट फोन और GPS डेटा भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पाकिस्तानी कनेक्शन को सामने लाने के लिए 6 सबूतों का आधार बनाया है। पहला, पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़े बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जैसे कि
फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान, पारिवारिक जानकारी। दूसरा, पाकिस्तान के चुनाव आयोग की वोटर आईडी स्लिप जो लाहौर और गुजरांवाला की वोटर लिस्ट से मेल खाती। तीसरा, सैटेलाइट फोन, आतंकियों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जानकारी जो कि यहां से मिली है। चौथा, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट के रैपर जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए इन आतंकियों के पास से मिले। पांचवां, पहलगाम हमले के दौरान चली गोलियों के खोखे एनकाउंटर के बाद बरामद राइफलों से मेल खाते हैं। गोली जब चलती है तो जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है ना, वैसे ही हर बंदूक से चलने वाली गोली, उसमें खास तरीके की खरोंचों के जो निशान आते हैं उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस बंदूक से गोली चलाई गई थी। उससे भी मेल खा चुका है ये जो मारे गए आतंकी वही है जिन्होंने पहलगाम में गोली मारी थी। और छठा, मारे गए आतंकियों के डीएनए प्रोफाइल उस खून से मिले जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद एक फटे हुए शर्ट पर मिला हुआ खून था। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना में बड़े लेवल पर बदलाव की तैयारी है। आज हर बटालियन में ड्रोन शामिल कर लिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का यह बड़ा फैसला, हर एक बटालियन में ड्रोन शामिल होंगे। और इस बदलाव का मकसद बिल्कुल साफ है और वो मकसद है भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना, फ्यूचर रेडी करना। इसी लिहाज से बटालियन लेवल पर ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर शामिल किया जा रहा है। इंडियन आर्मी अब इन्फेंट्री के साथ साथ आर्मर्ड और आर्टिलरी यानी तीनों बटालियनों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर शामिल करेगी। अब तक ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ असिस्टेंस सिस्टम के तौर पर ही, सहायक एक तंत्र के तौर पर ही होता आया है और जवानों को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों के साथ साथ ड्रोन ऑपरेशन भी करने पड़ते थे। लेकिन नई प्लानिंग के हिसाब से हर एक यूनिट में एक डेडिकेटेड ड्रोन टीम बनाई जाएगी जो सिर्फ ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगी। बताया जा रहा है कि इस नई प्लानिंग के हिसाब से हर एक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग 70 जवानों को ड्रोन ऑपरेशन के लिए बहाल किया जाएगा। और इसके अलावा सेना के 30 नए लाइट कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है सेना में, जिन्हें भैरव नाम दिया गया है। हर एक बटालियन में लगभग 250 सैनिक होंगे जो खास क्षेत्रों में सटीक हमलों के लिए ट्रेंड होंगे। बताया जा रहा है कि सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर्स को इन बटालियनों को तैयार करने का निर्देश दिया गया है और कुछ यूनिट्स 1 महीने के भीतर ऑपरेशनल तैनाती के लिए तैयार हो सकती हैं। इसके अलावा रुद्र ब्रिगेड्स की भी स्थापना की जाएगी। रुद्र ब्रिगेड्स इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे जिसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड आर्टिलरी, ड्रोन और लॉजिस्टिक्स एलिमेंट्स शामिल होंगे। ये ब्रिगेड्स पारंपरिक यानी कन्वेंशनल और हाइब्रिड युद्ध दोनों के लिए तैयार होंगे। तो आज के लिए देश का मूड मीटर में इतना ही। कल महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे, वैसा जैसा कहीं और नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बने रहिए।